डियर स्टूडेंट्स, बायोफाइट जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मार्केंशिया के चैप्टर के अंदर पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया और इससे पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट विशेष प्रकार के गैमेटोफोर पर होता है, आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। उसको हम पढ़ चुके हैं और हमने फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया था कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है और उस स्पोर का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केंशिया के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिटेल हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केंशिया या कोई भी बायोफाइट या ऑर्गेनिज्म हो या प्लांट हो, उसके अंदर जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनिक की क्रिया होती है और इससे स्पोरोफाइट का प्लांट के अंदर स्पोरोफाइटिक जो फेज़ है वह स्थापित होती है। तो मार्केंशिया का जो स्पोरोफाइट है वो इसके ऊस्पोर के निर्माण के बाद इस ऊस्पोर के अंदर बार बार डिवीज़न होने से एक नई अवस्था स्थापित होती है। वह अवस्था ही स्पोरोफाइट कहलाती है। और जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि मार्केंशिया का जो मेन गैमेटोफाइट होता है वही डोमिनेंट अवस्था होती है। जो स्पोरोफिटिक अवस्था होती है यानी बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वह अवस्था 2n होती है और अप्रभावी होती है और फूड और न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर ही विकसित होती है। तो जहाँ पर आर्किगोनियम होता है वहीं पर ही स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो मार्केंशिया का स्पोरोफाइट 3 भागों के अंदर बटा रहता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। और हमने पढ़ा था कि रिक्शा के स्पोरोफाइट के अंदर ये तीनों भाग नहीं थे, वहाँ पर केवल स्पोरोफाइट का जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट था वो सिर्फ कैप्सूल था, जबकि मार्केंशिया के अंदर ये तीनों भाग पाए जाते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। इसलिए इट शुड बी important for remember sporophyte of markencia is divided into foot, seta and capsule part, whereas Rixia sporophyte is only show in the form of capsule। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऊस्पोर होता है या जो जाइगोट होता है जो कि आर्किगोनियम के बेसल पार्ट के अंदर यानी वेंटर वाले भाग में होता है, तो यह ऊस्पोर आकार के अंदर बढ़ जाता है और इससे वेंटर की जो कैविटी होती है वो पूरी तरह से भर जाती है। और संभवतः ऊस्पोर का जो विभाजन होता है वो देखा गया है कि 48 आवर्स के बाद, यानी ऊस्पोर 2n हो जाता है और यह 2n सेल 48 आवर्स स्पेंड होने के बाद डिवाइड करना शुरू करती है। तो ऊस्पोर का जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो ट्रांसवर्स होता है, जिससे नेक की ओर एपिबेसल सेल, जो आर्किगोनियम होता है उसकी जो ग्रीवा होती है उसकी तरफ तो एपिबेसल सेल बनती है और नीचे की ओर हाइपोबेसल सेल बनती है। तो स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसको फ्लो चार्ट से मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे ऊस्पोर होता है और इस ऊस्पोर के अंदर फर्स्ट डिवीज़न हुआ अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स डिवीज़न जो मैंने नोट किया है, जिससे 2 सेल बनी, हाइपोबेसल सेल और एपिबेसल सेल। इन दोनों कोशिकाओं के अंदर दूसरा वर्टिकल डिवीज़न हुआ जिससे क्वाड्रेंट यानी एक चतुष्क बना, यानी पहले विभाजन के समकोण पर यह विभाजन हुआ है दूसरा। और इसके बाद तीसरा विभाजन होता है वर्टिकल डिवीज़न, जिसे ऑक्टेंट बनता है, यानी 8 कोशिकाओं का ऑक्टेंट अष्टक बनता है। और इस ऑक्टेंट का निर्माण जब होता है तो इसमें 2 टायर्स में सेल होती हैं, एक हाइपोबेसल हाफ होता है और दूसरा एपिबेसल हाफ। हाइपोबेसल हाफ से फुट और सीटा के नीचे का भाग बनता है,
जबकि एपीबेसल जो हाफ होता है उससे कैप्सूल तथा कैप्सूल से लगे हुए सीटा का निर्माण होता है। मार्केंसिया का परिपक्व स्पोरोफाइट फुट, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। और अब इसमें इसकी जो संरचना है उसमें देखिए, पहला भाग इसका फुट होता है, तो यह एम्ब्रियो का वह भाग होता है जिससे फुट विकसित होता है और यह आर्किगोनियम के आधार पर स्थित होता है। ऑक्टेंट के नीचे वाले भाग में कई अनियमित विभाजन होते हैं जिससे मृदुता की कोशिकाओं का एक मास या संहति बन जाती है और यही भाग फुट कहलाता है। दूसरा पार्ट जो है वो इसका सीटा है। तो ऑक्टेंट के ऊपरी भाग की सेल्स में कुछ एपिडर्मल सेल्स कई इरेगुलर डिवीजन करती हैं और इससे समव्यासी कोशिकाएं बनती हैं जो लंबवत पंक्तियों के अंदर व्यवस्थित होती हैं। तो शुरुआत में सीटा छोटा होता है, लेकिन कोशिकाओं में कई अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये काफ़ी लंबा हो जाता है और इसके कंसिक्वेंटली कैप्सूल, कैलिप्टा और पेरिकिटियम इनको छेद करके यह इनको पेनिट्रेट करके यह बाहर निकल आता है। जो कैप्सूल पार्ट होता है, यह कैप्सूल पार्ट भ्रूण का वह भाग होता है जो कैप्सूल बनाता है। तो आर्किगोनियम में कई विभाजन होने से एपिबेसल सेल्स की कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं और इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से यह दो बाहरी एम्फिथीशियम और अंदर की ओर एंडोथीशियम के अंदर विभाजित हो जाता है। तो इसमें मतलब कि कैप्सूल वाला जो भाग होता है जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कई विभाजन होते हैं जिससे कोशिकाओं का एक मास बनता है और इसमें फिर परिणत विभाजन हो जाता है जिसे बाहर का स्तर बनता है जिसको एम्फिथीशियम कहा जाता है और अंदर की ओर जो स्तर बनता है उसको एंडोथीशियम कहा जाता है। तो एम्फिथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर केवल अवनत विभाजन होते हैं और इससे कैप्सूल की एक स्तरीय वाल बनती है, यानी कैप्सूल वाल बनती है। जबकि एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कई विभाजन होते हैं जिससे आर्किस्पोरियल कोशिकाएं बनती हैं और ये कोशिकाएं स्पोरोजिनस टिश्यू के रूप में कार्य करती हैं, यानी बीजाणुजन ऊतक के रूप में कार्य करती हैं। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ कोशिकाओं के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते और ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुए हैं वो सब कोशिकाएं इलेटर्स में बदल जाती हैं और बाद में इन इलेटर्स की भित्तियों के अंदर सर्पिलाकार डिपोजिशन हो जाते हैं, यानी इनकी वाल मोटी हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है इनके अंदर। तो वास्तव में जो इलेटर्स होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और ये स्पोर्स के डिस्पर्सल के अंदर मदद करती हैं क्योंकि नमी को पाने से नमी को पकड़ती हैं इलेटर्स, इसलिए फूल जाएंगी और कैप्सूल के अंदर जब फूलने से जब दबाव पड़ेगा तो कैप्सूल की वाल फट जाएगी। तो स्पोरोजन टिश्यू के अधिकांश कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो स्पोर टेट्राड बनता है, यानी एक स्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोटिक डिवीजन होगा तो एक चतुष्क बनेगा, बीजाणुओं का चतुष्क, और उस चतुष्क से हटने के बाद स्पोर्स कैप्सूल में बिखर जाते हैं, बीजाणु कैप्सूल में बिखर जाते हैं और इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति के होते हैं जैसा अभी हमने बताया है। तो ये इलेटर्स बीजाणु के प्रकीर्णन में मदद करते हैं। इसमें डाइसेंस ऑफ कैप्सूल को भी मैं नोट किया है, यानी जब कैप्सूल मैच्योर हो जाता है तो इसके मैच्योर हो जाने पर जो सीटा होता है उसकी कोशिकाएं बार बार विभाजन करती हैं और इससे सीटा काफ़ी लंबा हो जाता है और यह प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो होती हैं पेरिगाइनियम, पेरिकिटियम, कैलिप्टा, तो इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को भेद करके यानी पेनिट्रेट करके ये बाहर आ जाता है और कैप्सूल लंबवत कपाटों में बंट जाता है।
कैप्सूल की वॉल में वलयाकार स्थूलन पाए जाते हैं, इसलिए ये कपाट पीछे की ओर कर्व्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तथा हाइग्रोस्कोपिक इलेटर्स की सहायता से बीजाणु वायु में बिखर जाते हैं या बिखेर दिए जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के अंदर आर्द्रता की कमी से व अधिकता होने पर ये इलेटर्स फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न जो झटके होते हैं उन झटकों के कारण बीजाणु हवा के अंदर बिखरते रहते हैं। तो ये डेhiscence का तरीका था। इसमें इस डायग्राम से देखिए डेवलपमेंट को। ए डायग्राम के अंदर उस पोर को दिखाया गया है, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया गया है, जो वेंटर है उसको ऊपर की ओर दिखाया गया है। तो एक इसमें हाइपोबेसल सेल है वेंटर साइड में, और नीचे की ओर नेक साइड में एपीबेसल सेल, यानी उस पोर के अंदर डिवीज़न हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट डिवीज़न जिसे क्वाड्रेंट बना है, और इसके बाद ऑक्टेंट भी बना है, और ऑक्टेंट के बाद इसके अंदर डिवीज़न होते हुए आप देख रहे हैं जो हाइपोबेसल सेल्स हैं वो फुट सीटा और का कुछ भाग, फुट और सीटा का कुछ भाग बना रही हैं, और एपीबेसल सेल्स जो होती हैं वो कैप्सूल बनाती हैं और सीटा का कुछ भाग बना रही हैं। और इसके बाद जो कैप्सूल की जो अंदर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर बार बार डिवीज़न होते हैं, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। यहाँ पर एक मैच्योर जो स्पोरोफाइट है इस डायग्राम के अंदर ऊपर की ओर जो दिखाया गया लेफ्ट साइड में, इसमें मार्किंसिया का जो स्पोरोफाइट है मैच्योर, उसका LS करके दिखाया गया है। इसमें देखिए कि स्पोरोफाइट के अंदर फुट वाला पार्ट है, और इसके बाद में एक लंबा सीटा है, सीटा के सिरे पर कैप्सूल लगा हुआ है, कैप्सूल की वॉल दिखाई दे रही है, इसके अंदर स्पोर्स भी हैं और इलेटर्स भी हैं। इसके अलावा इसमें देखने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब के बाहर, यानी कैप्सूल के बाहर क्या क्या प्रोटेक्टिंग आवरण हैं। एक तो कैलिप्टा का आवरण है, और कैलिप्टा के अलावा पेरिगाइनियम का आवरण है, और इन सब से हट करके यहाँ पर जो कि नहीं दिखाया गया है, एक पेरिकीटियम का भी आवरण होता है। एक टिश्यू होता है जो कि इस पूरी स्ट्रक्चर को जहाँ जहाँ पर स्पोरोफाइट्स का निर्माण हो रहा है, यानी आर्किगोनिया को एक परत के रूप में, टिश्यू के रूप में इसको ढके रहता है। तो 3 चीज़ें इसको कवर कर रही हैं, कैलिप्टा, पेरिगाइनियम एंड पेरिकीटियम। और राइट साइड के अंदर जो डायग्राम दिखाया गया है उसके इलेटर्स का है। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यहाँ पर स्पाइरल थिकनिंग्स भी दिखाए गए हैं। और बॉटम में जो डायग्राम दिया गया है वो एक आर्टिफिशियल डायग्राम है, जो कि आर्किगोनियम के अंदर किस प्रकार से स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से इसमें सीटा की ग्रोथ काफ़ी लंबी हो गई है, जिससे कि यह सीटा इन सब आवरण को, यानी कैलिप्टा को, पेरिगाइनियम को और पेरिकीटियम को भेद करके बाहर आ गया है, और इसके द्वारा जो स्पोर्स बाहर निकलते हैं वो वापस अंकुरित हो जाते हैं और मार्किंसिया का पुनः गैमेटोफिटिक थैलस फिर बना लेते हैं। तो यहाँ तक ये चैप्टर था। इसमें मार्किंसिया के जो बीजाणु होते हैं उनका अंकुरण होता है, और अंकुरण से इस वापस गैमेटोफाइट का निर्माण उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से रिक्शा के थैलस का निर्माण हुआ था बीजाणुओं के अंकुरण से। तो इस प्रकार से आज ये मार्किंसिया का चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, और इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि अब सोमवार से आपकी रेगुलर क्लासेज आ रही हैं, इसलिए हम आगे के चैप्टर को शुरू करेंगे। आपके कुछ टेस्ट भी आप लेने हैं, क्योंकि अब तक जो आपको पढ़ाया गया है इसका हमें फीडबैक भी चाहिए। इसलिए जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस भी लिखवाए जाएंगे। थैंक यू।